नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज की सीधी बात में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर अचानक राजनीति इतनी गर्मा क्यों गई है। झारखंड से एकमात्र जदयू के प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं सरयू राय, आज उन्होंने भी बीजेपी को लेकर तल्ख टिप्पणी की है कि प्रदेश बीजेपी नेतृत्व ने सिर्फ असहयोग ही नहीं किया, कई तरह के ऐसे उनके कार्यक्रम रहे जिनसे मुझे नुकसान भी हो सकता था। हम दोनों फ्रंट पर लड़ रहे थे और निशाने पर कहीं न कहीं अमित शाह भी था। तो एक वहाँ फ्रंट अचानक बीजेपी को लेकर खुला है। बिहार में देख ही रहे हैं कि चिराग को लेकर आनंद मोहन का अचानक अलग तरीके का बयान आना, फिर बलियाबी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना, कई ऐसी बातें हुई हैं जिन बातों के सहारे और आज एक इशारा कहा जा रहा है कि सर नीतीश कुमार बैलेंस हमेशा बना कर रखते हैं। हाल के दिनों में कुछ उनके बयान से भी और कुछ ऐसे मुद्दे आए जिन मुद्दों पर थोड़ा एग्रेसिव हुए केसी त्यागी, तो उनकी विदाई होगी, विदाई मानी जाएगी। लेकिन ये 72 घंटे के दौरान ललन सिंह के उस मुस्लिम वाले बयान के बाद जब यहाँ मदनी आए हुए थे, ठीक उसी समय में ललन सिंह का भी मुजफ्फरपुर में बयान आया। उस बयान के बाद जो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक शैली रही है बिटवीन द लाइन, वो लगता है कि उसकी कोशिश फिर से वो जदयू के अंदर, मतलब इस बार उनकी लड़ाई जदयू के अंदर है कि वो जो एक, हालांकि उस लकीर को उन्होंने खुद खींचा है। पब्लिक डोमेन में कभी उन्होंने नहीं कहा कि विजेंद्र यादव जी जो है हमको ले गए थे राजद में और संजय झा ले गए तो उस बार हमको वहाँ, वो खुद इसको पब्लिक डोमेन में लाए। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के अंदर चल क्या रहा है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार इमेज कॉन्शियस नेता हैं और बिहार में जब से लालू विरोध की राजनीति शुरू हुई, मैं ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बात कर रहा हूँ, जब बीजेपी की बैठक हो रही थी मुंबई में, जहाँ गए थे नीतीश कुमार से, वो उस समय से दोस्ती हुई चली साथ में। बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने एक अपनी सेकुलर छवि बना रखी थी और ये अब चलता रहा। अभी ये बात मैं अभी कह रहा हूँ कि बीजेपी से जो अभी इस सरकार में लोकसभा चुनाव के बाद जो कुछ आपने अभी केसी त्यागी की बात की, क्या बयान दे दिए थे और देखा, फिर उसके बाद ही बार आस्क्ड टू रिजाइन, मैं उसको ये मानता हूँ, भले उन्होंने कहा कि मैंने स्वेच्छा से दिया है, लेकिन उनको कहा गया, उन्होंने प्रवक्ता का पद छोड़ दिया, तब भी उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आस्था जताई थी। और अभी अब ललन सिंह ने जो बात कह दी कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं देते हैं, लेकिन बीजेपी जदयू तो उनके लिए काम करता रहा है, नीतीश कुमार कभी भी मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए करते रहे हैं। पार्टी की ओर से भी एक तरह से कहिए कि ललन सिंह के बयान को कवर अप करने की कोशिश हुई और ये भी बयान देखने को मिला, कहा कि नहीं भावनात्मक वो कह दिए थे, वो कभी मुसलमान, ये तो पार्टी, मैंने उस दिन भी मैंने से कहा था कि पार्टी कभी ललन सिंह के बयान को ओल नहीं करेगी कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं देते हैं। ये बात हालांकि बाद में ललन सिंह ने भी सफाई दी, अपने उस बयान को थोड़ा सा जिसको कहिए कि रफू करने की कोशिश की। अब इधर बलियाबी को एक नया फिर दायित्व मिल गया, वो राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं, आपने इसकी चर्चा कर दी। इधर सरयू राय जो जदयू के में शामिल हुए, पिछले चुनाव में उन्होंने रघुवर दास को हराया था और इस चुनाव के दौरान भी संतोष जी चर्चा सुनने को मिल रही थी, खबर थी कि वहाँ सरयू राय को इस बार पिछले चुनाव से ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। वो इसलिए कि आंतरिक तौर पर रघुवर दास का विरोध झेलना पड़ा। एक तो जिस कंस्टिट्यूंसी से वो रघुवर दास को हराए थे, उस कंस्टिट्यूंसी से उनकी बहू लड़ रही थी, पुत्र वधू लड़ रही थी, और यहाँ खुद सरयू राय अपनी पुरानी कंस्टिट्यूंसी में थे। तो एक तरफ लोग मानते थे कि भाई जो चीफ मिनिस्टर को हराया है तो फिर उसको बन्ना गुप्ता को हराने में बहुत दिक्कत नहीं होगी और सरयू राय की एक अपनी पहचान है वो चुनाव। लेकिन ये चुनाव उनके लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, ऐसी खबर थी, फिर जीते भी। लेकिन आज तो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है, खुद चुनाव लड़कर जीत कर आया व्यक्ति यदि कह रहा है कि बीजेपी से जो अपेक्षा थी, अपेक्षा तो छोड़ दीजिए, एक तरह से उन्होंने बताया कि उन्हें भीतर घात उनको, ये पहले से भी चर्चा थी। अब रही बात, आज आपने चेतन आनंद विधायक हैं, उनकी बात आपने कर दी कि अभी चिराग पासवान पर जिस ढंग की आज
टिप्पणी की है और कहा कि भाई लवली आनंद का जब वो चुनाव था उसमें 4 बार वो प्रोग्राम देकर गए, वहाँ हेलीपैड बन गया था, तब भी नहीं गए। और अभी जब मांझी जी की कंस्टिट्यूंसी में जब अभी वोटिंग हो रही थी, वहाँ पासवान कैंडिडेट एक दे दिया था जनसुराज ने, उसको 35-37 हज़ार वोट आया और ये गए नहीं। आखिर क्या ध्येय और उद्देश्य है? क्या वो एनडीए में हैं कि नहीं, कि वो अपना ये देश कहिए कि डबल रोल कर रहे हैं? तो ये सारा सवाल जो अभी चर्चा आपने की है, ये दर्शाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और अब चुनाव में जाना है। नीतीश कुमार ने भी अपने आवास पर एक बैठक की थी और उसमें ये कोशिश की थी कि एनडीए एकजुट है, एकजुटता का संदेश दिया, संकल्प लिया। ये जो 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं उसके पहले ही किया, और उनकी तैयारी तो अब स्वाभाविक है ना, 2025 के लिए कर रहे हैं। तो बलियावी को जो दायित्व दिया है वो मुसलमान वोट को करने के लिए। आपने देखा अभी वक्फ संशोधन बिल पर जो जेपीसी बनी हुई है वो बिहार भी आने वाली है। हाँ। मेरी अपनी सूचना है कि राजनीतिक तौर पर उससे बिहार आने की मनाही हो गई। नीतीश जी को रास नहीं आया होगा, इसलिए कि मुसलमान लोग पहले ही से मुस्लिम लीडर्स नीतीश कुमार से हिसाब किताब मांग रहे हैं। संसद में जो वो बिल आया था तो ललन सिंह ने तो सपोर्ट किया था। हाँ। और ललन सिंह जो कुछ बोल रहे थे वो जदयू के बिहार में बोल रहे थे। तो एक जदयू का तो क्या स्टैंड है, मतलब है कि मुसलमान वोट भी चाहिए और बीजेपी जो कुछ कर रही है वो करती भी रहे, यही न रोल है बीजेपी का। लेकिन नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक कदमों से संतुलन बनाकर चलते हैं, उनकी अपनी अहमियत कायम रहे, हर नेता चाहता है। अब तो इस बार के लोकसभा के चुनाव के बाद तो जदयू थोड़ा सा अपर हैंड हो गया है कि बिहार में जदयू और बीजेपी अब कोई एक दूसरा बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, दोनों के बड़ा बड़ा एमपी हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 10 बार बने, 11वीं बार बने, इसके लिए बीजेपी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात पहले ही कह दी है। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी एक स्थिति कहा जा सकता है, अभी साल भर है आम चुनाव का, लेकिन जो स्वर अभी सुनने को मिल रहे हैं इसके आप कह सकते हैं कि एनडीए में अभी, अब देखिए अभी जीतनराम मांझी जी का बयान नहीं आया है कि वो चिराग पासवान के बारे में इस उपचुनाव में तो उनकी प्रतिष्ठा बच गई, अब उनका ख्याल क्या है? देखिए यही बहुत बड़ी बात है सर कि चिराग को लेकर नीतीश तो सहज नहीं है। 2020 का जो पीड़ा है वो पीड़ा अभी भी झलक जाता है। और जो अंदाज रहा नीतीश की, जो राजनीति रही है, मतलब पहले तो पार्टी उनका तोड़ा, फिर उनको घर से बेदखल किया, लेकिन अभी भी लगता है कि कुछ कसर बाकी है। आनंद मोहन का ये बयान, मतलब आनंद मोहन और चिराग कहीं दूर दूर तक एक दूसरे का कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता वाली बात भी नहीं है, लेकिन अचानक ये सवाल सामने आना, क्या आपको लगता है कि नीतीश चिराग को सेटल करना चाहते हैं, या चिराग जो ज़्यादा कुछ, एक तो 28 तारीख की रैली को उन्होंने स्थगित किया कि भाई अब हम घर में ही करेंगे, उस समय बड़ी तामझाम से वो बोल रहे थे, चलिए उनको वो कार्यालय भी मिल गया, लेकिन चिराग को लेकर नीतीश का कुछ प्लान भी चल रहा है क्या? नहीं, देखिए इसको थोड़ा सा जो पिछले बार जो कुछ पिछले दिनों में बिहार में चिराग और नीतीश के बीच के जो रिश्ते रहे हैं वो तो रहा है, जगजाहिर है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के इस नारे के साथ वर्चुअली वो चिराग ही फर्स्ट एक सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने का किसको लालसा नहीं होती है। और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से जितनी क्षति पहुंचानी थी वो भरसक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है चिराग ने। लेकिन आज की तारीख में मानता हूं कि भविष्य के जो राजनीति बिहार में है उसमें अब जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा और लोकसभा के चुनाव में चिराग का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। लोकसभा की 5 सीटें जिसके पास है तो असेंबली के हिसाब से तो 30 सीट बनती ही ना है। पिछली बार इसी 30 सीट के लिए संबंध टूट गया था और जब नीतीश जी तैयार नहीं हुए, इवन 4 बार चिराग ने नीतीश कुमार के यहाँ मिलने का समय मांगा था। मैं उस समय के कालखंड को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। तब रामविलास जी अस्वस्थ चल रहे थे और जब चिराग ने ये बात रामविलास जी से कही तो भी कहे वही नीतीश को हम भी जानते हैं, मतलब नीतीश कुमार का एंटी रामविलास बिहार में जो हुआ, उनके कभी एमएलए को मिला लिया, एमएलसी को मिला लिया, दोनों हाउस में जिसको कहिए लोजपा को वाइंड अप कर दिया, चलती रही थी आप बड़ी नज़दीक। लेकिन आज की तारीख में अब मुझे लगता है कि अब खोने के लिए चिराग के पास है कि चिराग को केंद्रीय मंत्रिपरिषद मिल गया है और अब वो जाएंगे कहाँ, अब वो अपने लोगों को संभाले। मुझे तो ये खबर थी कि चिराग की पार्टी अभी 35-40 सीट असेंबली लड़ने की तैयारी में लग गई है।
30 तो उसका स्वाभाविक दावा बनता है। और ये जो कुछ करेंगे, मैं आपसे ही चर्चा पहले भी कर चुका हूँ कि अब चिराग का तो पूरा अप्रोच ये ना होगा कि अब बिहारी फर्स्ट, अब बिहार फर्स्ट नहीं नीतीश फर्स्ट होगा। लेकिन जो संकट है सर, जो देखिए मटिहानी, याद होगा कि मटिहानी में कुछ दिन पहले ये गए थे और उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जो निशाने पर है मटिहानी, कल्याणपुर महेश्वर हजारी की सीट, रोसड़ा हम जो बीजेपी की सीट है, जो पहले चिराग के भाई या बाकी लोग चुनाव लड़ते थे, उसी तरीके से कुशेश्वर स्थान, क्योंकि ये चिराग का परंपरागत सीट है और उस इलाके की राजनीति में अगर बने रहना है तो यहाँ इन सीटों पर इनका लड़ना भी मजबूरी है। ये अगर उस इलाके में नहीं, देखिए गंगा के इस पार वाले इलाके में जो उछल कूद कर लें, वैशाली के इलाके में जो भी उछल कूद कर लें, इनकी राजनीतिक विरासत जब तक समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय में और दरभंगा का जो सटा हुआ इलाका है, उस इलाके में जब तक वो नहीं उनको मतलब स्वीकारता मिलेगी। अब जैसे शहरबनी में कर रहे हैं पारस कार्यक्रम, समझिए कि एक बड़ी चुनौती इनको है घर में, क्योंकि अभी भी भले वो अपनी बड़ी माँ को जाकर गले लगा लें, बात कर लें, लेकिन शहरबनी में कौन पासवान है, कौन मांझी है, ये पता पारस को ही है। पारस जी के अलावा हाँ, ये जो सियासत है, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। देखिए, एक तो मटिहानी की बात है कि राजकुमार सिंह वहाँ लड़े थे। राजकुमार सिंह की खुद की एक पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्या पहचान है, किसी से छिपा नहीं है। अब वो लोजपा से इकलौते विधायक थे जो जीते और जदयू में मिल गए। ये नीतीश कुमार की राजनीति को जो बहुत नज़दीक से आपने भी देखा है, आप याद कीजिए महेश्वर सिंह का, महेश्वर सिंह का टिकट कट गया था जब वो विधायक थे, सब कुछ थे। तो यही राजनीति, इसी को कहते हैं, अपनी कुर्सी संभालनी और बचानी और भविष्य संभालनी हो, तो किसी 2-4 का गर्दन कट जाए तो कहीं कोई संकोच करता है क्या ना। अब राजकुमार सिंह तो आ गए हैं जदयू में, लेकिन अब ये यदि हम आप कहें कि जदयू में उनका बिल्कुल अब सब कुछ पक्का ही पक्का है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं कि इस वजह से मैं आप चिराग पासवान की जो राजनीति, रामविलास पासवान की जो राजनीति है, समस्तीपुर, बेगूसराय की वो सारी सीटें, कल्याणपुर की सीट हो या फिर खगड़िया की सीट हो, हाँ, तो चिराग को जो 30-35 सीट चाहिए, तो जहां उनके एमपी हैं, स्वाभाविक रूप से उस कंस्टिट्यूंसी में तो अपर हैंड रहेगा चिराग का ही। हाँ। और वहाँ नीतीश जी के लिए ये सारे एमएलए आने हैं, अभी नीतीश जी को वोट करने वाले। हाँ। तो नीतीश कुमार का भी अप्रोच बदला होगा कि नीतीश कुमार उसी तरह से फिर पिछले चुनाव के मूड में होंगे। थोड़ा सा अभी साल भर पहले हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो वर्तमान ये हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से अटैक किया, देखिए जीतन राम मांझी की चुप्पी बहुत कुछ दर्शा रहा है, ये ऐसा नहीं है। और अब जीतन राम मांझी अगर उसी अब अगर सामने में आते हैं तो आनंद मोहन का स्वर पहले से उनके साथ है कि भाई वो अच्छा, वहाँ अप्रोच बहुत मुश्किल से वो चुनाव जीते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। उनको चुनाव जीतने में जो आज तक जीवन में जो उनको नहीं महसूस झेलना पड़ा, वो वहाँ उनको झेलना पड़ा, और वजह कहीं न कहीं चिराग पासवान है। और चिराग पासवान नहीं गए इसीलिए कि वैचारिक रूप से जो दोनों के बीच चल रहा था, तो नीतीश कुमार के लिए तो ये स्पेस है ना। देखिए, नीतीश कुमार के लिए सारा जो अलग अलग इस तरह से जो इंडिविजुअल राजनीति करने वाले लोग हैं ना, जदयू आखिर क्या है, जदयू माने नीतीश कुमार और नीतीश माने जदयू। जदयू में जो कोई, चाहे वो ललन सिंह हो या कोई हो, दे ऑल आर अपॉइंटी ऑफ नीतीश कुमार। जब जिसको चाहे बिठा दें, जिसको चाहे वहाँ से छुट्टी कर दें। स्टेचर खुद ये ललन सिंह बात ठीक है कि नीतीश कुमार का कोई अब लगभग 4 दशक से कहा भी करते हैं, और हम लोग भी देखा है कि नीतीश कुमार के सबसे लंबे काल के पुराने उनके राजनीतिक सहयोगी मित्र हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो अपनी कार्यशैली रही है अब तक, जो हम आप सबों ने देखा है, उसमें ये सब जो अभी सब इंडिविजुअल, अब एक आनंद मोहन की तो एक अपने ढंग की राजनीति रहती है, कब वो फिर एक तो उनकी मिजाज की भी राजनीति उनकी है, कब क्या कुछ अपना पोस्चर गेस्चर ले लें। चिराग को सब कुछ मालूम है। देखिए, अवसर का जिसको कहिए ना कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभाल ली है कि आज भी चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज ठीक है। आज एक लोगों ने पहचान है कि खासकर उनके स्वजाति मतदाताओं का उन पर जादू है, तभी तो चाचा किनारे लग गए। और आज चाचा राजनीतिक अस्तित्व के लिए आज तो एनडीए से भी नाता तोड़ लिया उन्होंने, बजब्ता आज जो डिसीजन लिया है। अब जो आपने कहा कि वहाँ
सम्मेलन करने जा रहे हैं तो अपने घर में करके अब उस एक कहिए कि एक रिवाइवल की अब उनकी पॉलिटिक्स है। क्या है कि बिहार की राजनीति में दो ही धारा अभी, एक और लालू प्रसाद हैं और दूसरी ओर नीतीश कुमार हैं। लालू प्रसाद के लिए एक प्लस पॉइंट है कि चाहे 90 के बाद से जब से वो मुख्यमंत्री बने, राजनीति की एक धुरी है। पूरी राजनीति सत्ता में रहे या विरोध में रहे, पूरी राजनीति उन्हीं की इर्द-गिर्द होती है। आज भी इतना दिन लंबा 20 साल लगभग 2 दशक अब सीएम का होगा, लेकिन चुनाव जाएगा तो जंगल राज ही हम याद करते हैं। अपने राज की बात कम और उस राज की बात याद दिलाते हैं कि फिर वो लौट नहीं है। यही ना है बिहार का अभी तक का सीन। और कुछ राजद में भी जिसको कहेंगे हम नहीं सुधरेंगे, अंत में जो चीज़ें आती हैं तो वही आती है। भले तेजस्वी कहते रहें कि हम A to Z बनाएंगे, A to Z की पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब उससे अलग कहाँ हो रहा है। फिर अभी बेलागंज संभालना होगा तो लालू भी गए और शहाबुद्दीन के बेटे को ही बुलाए। तो इससे छवि बन रही है, अब दुरुस्त हो रही है, सुधर रही है। ये राजद को तय करना है। ये कुल मिला कर भी जो इधर उपचुनाव के नतीजे के बाद जो कुछ चर्चा, जिन नेताओं के बयान कुछ अब तो शुरू हो गया है ना। हम सब लोगों के लिए, मीडिया के लोगों के लिए भी तो कुछ खुराक चाहिए ना। लेकिन अभी बहुत लंबा अभी कुछ समय है, अभी कोई एक लॉजिकल लेन तक थोड़ा और बढ़ने दीजिए तो इस विवाद को, इस टकराव को, इस तनाव को, अब तो आपको लगता है कि अभी पौधारोपण शुरू हुआ है। थोड़ा और इसको मैच्योर्ड होने दीजिए, तब इसका किसको इफेक्ट करेगा, किसको लाभ मिलेगा, किसको हानि होगी, तब चर्चा की जाएगी। देखिए, लेकिन एक बात जो जिन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि छठ में जेपी नड्डा आए थे बिहार, तो चिराग से मिलने गए थे और उस दौर में भी चिराग को कहा गया था कि आप जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में जाइए, वो भी एनडीए घटक दल के नेता हैं और भारत सरकार में मंत्री भी हैं। कहा जा रहा है कि उनके जेपी नड्डा के भी उस बात को चिराग ने नकारा है। फिर जो बातें सामने आई, जो आनंद मोहन ने जो और उनके बेटे ने जो आज खुलासा किया कि शिवहर के चुनाव में भी 3 बार हेलीपैड बनकर तैयार रहा और ये नहीं गया। हालांकि मीडिया में उस दौर में ये खबरें बड़ी दबी जुबान आई थी। तो मतलब अब देखना ये होगा कि जिस सियासत का बीजारोपण आनंद मोहन के सहारे करने की कोशिश शुरू हुई है, क्या 2025 के चुनाव से पहले किसी खास विषय को लेकर, क्योंकि चिराग उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर नज़र उनका है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नीतीश कुमार के विधायक चुनाव जीतकर वर्षों से, क्योंकि एक बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब रामविलास पासवान की उनकी चाबी कुंजी लेने की जब बात हुई 2005 के चुनाव में, तो पहली चुनाव में तो नरेंद्र सिंह और सब लोग जब साथ आए, तो उसी दौर में उन्होंने रामविलास पासवान के परिवार में भी सेंधमारी किया। उसी दौर में महेश्वर हजारी भी आए, शशि हजारी भी आए, रामसेवक हजारी भी आए, जो बहुत ही नज़दीकी रिश्ता था रामविलास पासवान से, और रामविलास पासवान को राजनीतिक तौर पर विदाई दे, इस मुहिम में उन्होंने उनके परिवार के लोगों का भी इस्तेमाल किया। और ऐसे जब भी रामविलास पासवान नीतीश के करीब आए तो उनके परिवार के जो बाकी सदस्य जो रामविलास पासवान की राजनीति साधने के लिए जो नीतीश ने जो बिसात बिछाई थी, उस वजह से जो साथ आए वो थोड़ी देर के लिए हाशिए पर जरूर चले गए थे। लेकिन अब उनके अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि वैसे तमाम विधायक जो रामविलास पासवान के परिवार के होते हुए भी उनके विरासत से जुड़ी हुई राजनीति से इतर राजनीति में बने रहे, और जब मौका मिला नीतीश कुमार को चिराग के परिवार पर हमला बोलने का, या चिराग के परिवार या रामविलास पासवान पर हमला बोलने के लिए, तो उस परिवार के उन सदस्यों का उन्होंने इस्तेमाल जरूर किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के लिए मतलब 2 ही विकल्प है, या तो वो चिराग से सीधे सीधे तौर पे जो एक्शन वाली जो स्थिति होती है, या तो उस मूड में आए, या नहीं तो फिर उनके जितने लोग हैं दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया के इलाके में, उन इलाकों में जो उनके विधायक हैं, उन विधायकों से दूरी बनाने की जरूरत उन्हें पड़ेगी, अगर चिराग को वो स्वीकार करते हैं तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में इसमें तो एक उदाहरण पैड न कर लीजिए। अभी लोकसभा के चुनाव है, एक और महेश्वर हजारी का लड़का लड़ रहा था। हाँ,
और दूसरी ओर चिराग पासवान की कैंडिडेट थी सांबी चौधरी, और कैबिनेट में अशोक चौधरी की सुपुत्री थी। नीतीश कुमार ने किसको चुना? हाँ, तो ये भविष्य की राजनीति थी। देखिए चिराग गया और वहाँ महेश्वर हजारी को चेताया जाकर कि भैया अभी तो हम यदि पार्टी का साथ नहीं दिया तो हम निकाल देंगे पार्टी से। लेकिन हुआ क्या? नहीं, तो वहाँ चिराग पासवान की कैंडिडेट नहीं, चिराग जीत नहीं। एक बार के बाद नीतीश कुमार के कई कार्यक्रमों का रोड शो तक हुआ, लेकिन रोड शो कैंसिल हुआ, वो नहीं। उसके बाद भी तो नीतीश कुमार महेश्वर हजारी को माफ कर दिए। गई वोट मांगने गए थे ना? नहीं, मांगने गए, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई की बात की तारीख में महेश्वर हजारी असहज हैं, अभी सरकार में वो असहज हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो ये मैं आपने जो बात अभी उठाया है कि जब चिराग नजदीक हो जाएंगे, ज्यादा नजदीक हो जाएंगे नीतीश के लिए, तो जिन लोगों का इस्तेमाल, पार्टी जब तोड़नी थी तो महेश्वर हजारी का इस्तेमाल किया था नीतीश कुमार। हाँ, चंद दिन पहले ही। और अब जब चिराग ही इधर हो जाएंगे तो फिर ऐसे लोगों का क्या काम है? तो यही देखना दिलचस्प होगा कि वो चिराग को अपनाते हैं या फिर रामविलास पासवान की उस विरासत को, जब उसने ध्वस्त करने की राजनीति बिहार में की थी, उस दौरान जो वो नेता उनके साथ आए उसको अपनाते हैं। चलिए सीधी बहस को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।